Good morning future officers. My name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to ITU classes. दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन 2 दिन का करेंगे। कल वाला एक्सप्लेन्ड सेक्शन यानी कि 25 तारीख वाला और आज वाला 26 ऑफ अक्टूबर वाला। ये दोनों एक्सप्लेन्ड सेक्शन एक ही टॉपिक को कवर करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कवर करते हैं, क्योंकि ग्लासगो में अभी COP 26 होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरे इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बात करेंगे, जहां पे हम लोग क्लाइमेट चेंज की पूरी हिस्ट्री यानी कि आपका जो रियोस में सबमिट हुआ था अर्थ सबमिट, वहां से लेके क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद पेरिस और उसके बाद ग्लासगो, इस पूरी जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे एक्सप्लेन सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में एक्शन लिए जा रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्यों हम अपने अब तक के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी दुनिया को और क्या करना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में क्या क्राइसिस चल रहा है, किन बातों को लेके उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, इन सारी की सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है, पहले इंडिया का क्या रोल रहा है, अभी इंडिया का क्या रोल रहने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि कैसे पूरी दुनिया इंडिया और चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का एक्सप्लेन सेक्शन बहुत शानदार होने वाला है। अपनी नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि इस पूरे एक्सप्लेन सेक्शन में आपको मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी की पूरी जर्नी क्लियर करवाने वाला हूं। इससे आपका ये टॉपिक ओवरऑल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए रोज मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आते थे, बहुत ज्यादा व्यूज उस पर आ नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। अभी मैं एक्सप्लेन सेक्शन को कवर किया करूंगा हर अल्टरनेटिव डेज पे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज, देखिए रोज न्यूज़पेपर में ना इंपॉर्टेंट न्यूज आती नहीं है। एक्सप्रेस के पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं वही बासी न्यूज, बार बार रिपीटेड पॉलिटिक्स न्यूज दे रहे हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट न्यूज दे भी नहीं रहे हैं, वही घिसे पीसे एडिटोरियल ये लोग दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज किया है। तो हम दूसरे दिन हर अल्टरनेट डेज पे आपके लिए लेके आएंगे, एक्सप्लेन सेक्शन अलग से लेके आएंगे, एडिटोरियल सेक्शन अलग से लेके आएंगे। वो एडिटोरियल आपका द हिंदू का भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस का भी हो सकता है, जो लगता है मुझे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेलेवेंट है। और एक अलग से सेक्शन आपका न्यूज के लिए लेके आएंगे, लेकिन वो न्यूज हम लोग वही करेंगे जो नई न्यूज होंगी, पुरानी जो घिसी पिटी रिपीटेड न्यूज होंगी उसको हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने इंडियन अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे चेंज की है। लेट्स सी इससे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और लेट्स सी होप कि इससे आपको ज्यादा अच्छे से बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि रोज मेरे से भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, मुझे दूसरा काम भी करना था, और रोज की रोज घिसी पिटी न्यूज़ में जो आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। तो अभी 30 35 40 50 व्यूज़ आ रहे थे, तो इसके लिए 3 4 5 घंटे रोज की रोज सुबह देना ना तो वो मेरे लिए वर्थ है और ना ही आपके लिए वर्थ है, क्योंकि रिपीटेड न्यूज़ यहाँ पे आती रहती हैं। तो इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने स्ट्रेटेजी में ये चेंज किया है। खैर, लेकिन हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पिछली एनालिसिस में आपसे जो हम लोगों ने पूछा था वो था एक बैंकिंग सेक्टर को लेकर, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो क्वेश्चन था आपके सामने वो ये था। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए क्या कह रहा था। इन इंडिया, देखिए बैंकिंग सेक्टर का बिल्कुल कोर क्वेश्चन है ये, फंक्शन ऑफ आरबीआई। भैया फंक्शन ऑफ आरबीआई में इतनी बार पढ़ चुके हैं ना, हमें लगता है कि इसके बारे में हम लोग सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा है और घुमा के क्वेश्चन पूछा है। कई सारे स्टूडेंट इसको गलत करा आए हैं। क्या कहता है, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है बाय द वे। कहता है इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स, मतलब आरबीआई की बात कर रहा है, फंक्शंस एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जैसे हमारा बैंक एसबीआई होता है, पीएनबी होता है, सिटी बैंक होता है, वैसे ही इन बैंकों का बैंक जो है आरबीआई होता है, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे हमारा अकाउंट अपने बैंक्स के पास होता है, उसी तरह से इन बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। जैसे हम लोग हेल्प लेने के लिए या पैसे को जमा करवाने के लिए अपने बैंक्स के पास जाते हैं, उसी तरह ये बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं अपने पैसे को जमा करवाने के लिए। जैसे जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग अपने बैंक के पास जाते हैं, उसी तरह से ये लोग बैंक भी आरबीआई के पास जाते हैं एज अ लास्ट रिजोर्ट। यानी कि जब इन बैंकों को पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं और आरबीआई इनको पैसा अरेंज करके देता है। ये इसका मतलब है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस यहां पे दिए गए थे। लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज विच दे फेल टू बोरो फ्रॉम द अदर सोर्स, मतलब टाटा बिरला अंबानी को भैया लोन नहीं देता है आरबीआई डायरेक्टली,
ठीक है, इसका पहले का मतलब ये है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल वियर्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि जब आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई तो आपकी ए ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया है ना, क्योंकि ए के अंदर 1 दिया हुआ है। आगे कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। वेरी गुड, ये बहुत सही है। जब बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है टेम्परेरी, तो आरबीआई का दरवाजा खटखटाते हैं और आरबीआई उनको पैसा देता है। तो आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मतलब अगर नीचे ऑप्शन में देखोगे तो आपका बी और सी ही, तो डी भी यहां पे एलिमिनेट हो गया, ए पहले ही एलिमिनेट हो गया था। जब 2 ऑप्शन आपके इस समय एलिमिनेट हो चुके हैं तो आप हमारे पास बचते हैं बी और सी। अभी देखना है थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है लैंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब सरकार का जो इनकमिंग और आउटगोइंग होती है उसके बीच में जो गैप होता है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है। सरकार को जब लेनदारी कम होती है, देनदारी ज्यादा होती है, तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। तो क्या बजट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई पैसा देती है सरकार को? यस, पैसा देती है, लेकिन लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सरकार जब आरबीआई से पैसा जुगाड़ करती है तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट नहीं होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वाला जो फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए यूज होता है, सरकार के लिए यूज नहीं होता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन 3 है ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि 2 ओनली। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कोर क्वेश्चन था बैंकिंग सेक्टर से, आरबीआई के फंक्शन के रिगार्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 2 नंबर आपके यहां पे इजीली आ जाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेलिंग मैंने यहां पे आपको डाली हुई है, आप इसको देख के कंप्लीटली पढ़ सकते हो। 12 फंक्शन यहां पे नोट डाउन किए हुए हैं आरबीआई के, आप इन 12 के 12 फंक्शन को पढ़ सकते हो और इस आंसर के कंक्लूजन तक आसानी से पहुंच सकते हो। देखिए, धोलावीरा भी न्यूज में था क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अब वो धोलावीरा के रिगार्डिंग नहीं आएगा, वो पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में आ सकता है। तो करंट अफेयर से बिल्कुल जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके इसने यूपीएससी में इस बार ये क्वेश्चन पूछा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स is well known for the elaborate system of the water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। बेसिकली ये बात कर रहा है सैनिटेशन सिस्टम के बारे में, इरिगेशन सिस्टम के बारे में और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको इन एंशिएंट साइट जैसे रोपड़, राखीनगिरी, कालीबंगन और धोलावीरा इनके बारे में थोड़ी नॉलेज अगर है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन रहा है तो इसीलिए आपको इनके बारे में वैसे भी पता होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे अपने करंट अफेयर को तैयार करना पड़ता है। कोई भी टॉपिक या कोई भी प्लेस अगर वो न्यूज में होता है तो उसके आसपास की दूसरी चीजें भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। देखिए, क्योंकि इस समय धोलावीरा न्यूज में था तो जरूरी नहीं है कि वो धोलावीरा से ही क्वेश्चन पूछेगा। जब धोलावीरा न्यूज में था तो इसका मतलब पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और उसी तरह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे और हम शुरुआत करते हैं अभी आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन की। ठीक है, चलिए, तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन तो हम लोग करेंगे ही डेफिनेटली। उसके पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी जर्नी। देखिए 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, है ना, अर्थ समिट हुआ था। ये कहां पे हुआ था, ये आपका हुआ था रियो के अंदर। अर्थ समिट में हम लोगों ने कई सारी बातें की थी। पहली जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, दूसरी जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और तीसरी जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यानी कि अर्थ समिट इज अ मदर समिट। इस मदर से 3 बच्चे पैदा हुए, पहला हुआ क्लाइमेट चेंज का, दूसरा हुआ बायोडाइवर्सिटी का और तीसरा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो अब हम इसी के बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है। तो यहां पे हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करने की बात की। ठीक है, तो इसकी जो मीटिंग होती है, जो बहुत सारे देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जिनकी मीटिंग को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसी तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड थी वो कहां पे हुई थी, 1997 में क्योटो के अंदर हुई थी। और क्योटो से क्या हुआ था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक फिक्स्ड टारगेट हम लोगों ने लगा दिया था। क्योटो के बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते बीच में बाली एग्रीमेंट हुआ, कोपेनहेगन हुआ, इंडिया में भी एक हुआ था, और फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, और आज बढ़ते बढ़ते जो हम लोग ग्लासगो तक आ गए हैं। ठीक है, तो बेसिक सी एक फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। कहता है द एजेंडा ऑफ ग्लासगो। एजेंडा ऑफ ग्लासगो, ग्लासगो कहां पे है, स्कॉटलैंड के अंदर है। यहां पे अगले हफ्ते से मीटिंग शुरू होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। कौन सी, 26, याद रखना आपने।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, किसकी पार्टी हो रही है ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 में आफ्टर द अर्थ समिट। ठीक है, अब इस ग्लासगो का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था हमारा 2015 में। उस पेरिस एग्रीमेंट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे कि कैसे हम लोग आने वाले क्लाइमेट चेंज के जो भी स्टेप्स लेंगे उसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो जो रूल्स एंड प्रोसीजर थे ना पेरिस एग्रीमेंट वाले, अभी तक उनको फाइनलाइज नहीं किया गया था। देखिए, ये एक चीज़ इतनी आसान नहीं होती कि एक मीटिंग में आपने सबने फाइनलाइज कर दिया। भैया 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइनलाइज अभी तक नहीं किया गया। हालांकि वो 2018 में होने चाहिए थे, लेकिन कोविड की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से वो पोस्टपोन हो गए। तो अभी ग्लासगो में हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्लासगो में हम लोगों ने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स फाइनलाइज करने हैं जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किए गए थे। ये एजेंडा है ग्लासगो का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दूसरा एजेंडा है नेट जीरो डिलीवर करने का। नेट जीरो का आपको मैं बहुत बात करवा चुका हूं, इसे आप कार्बन न्यूट्रलिटी भी कह सकते हो। कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो मतलब हर कंट्री को एक ऐसे टारगेट तक पहुंचना है कि उसके बाद वो और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करेंगे, जिसे कहा जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी। अब ये कई सारे तरीके से हो सकता है। या तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, जंगल लगाइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। या फिर आप बहुत सारी जो लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आती हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की, उस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करिए। जैसे मान लो आपका कोई थर्मल पावर प्लांट है, अब वहां से बहुत सारा CO2 रिलीज होता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उस CO2 को कैप्चर कर सकते हो। उस CO2 को कैप्चर करने के बाद उसको कहीं पे स्टोर कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो नेट जीरो है ना दोस्तों, इस समय ये पूरी दुनिया में एक कंटेंशियस मैटर है, मतलब झगड़े का कारण है। किसके बीच में? डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूके, अमेरिका, कनाडा, ये डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जैसे इंडिया वगैरह के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि आप हमें नेट जीरो अपना टारगेट बताइए कि कब आप नेट जीरो तक पहुंचोगे, कब आप नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंचोगे। ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पे अभी आई हुई है इंडिया का, इसीलिए इनके साथ झगड़ा है। सिर्फ इंडिया नहीं, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है यहाँ पे। खैर, अब बात करते हैं COP मीटिंग के बारे में। 1990 से लगातार हम लोग COP मीटिंग करते आ रहे हैं। क्योटो के बारे में आपको बता दिया, पेरिस के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं। क्योटो 1997 में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। ठीक है, अब ये क्या कहता है? कहता है कि जो टारगेट हम लोगों ने 1997 में डिसाइड किए थे वो अभी तक अचीव नहीं हो पाए। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव फेल्ड टू डिलीवर देयर इनिशियल प्रोमिसेस। तो भैया आप ये समझिए कि जब डेवलप्ड कंट्रीज अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर रही हैं, वो किस हक से डेवलपिंग कंट्रीज को कह रही हैं कि आप नेट जीरो को अचीव करिए। उस समय ये बात की गई थी कि आप लोग हमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प दोगे, उन्होंने वो भी हमें नहीं दी। और पिछले 20 साल में क्योंकि ये कंट्रीज अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब उसको कम करने के बजाय और ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस जर्नी को अगर हम थोड़ा सा देखें तो शुरुआत हुई थी 1992 में, इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों अभी 2020 में एक्सपायर हो रहा है, और 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर अभी हो रहा है तो पेरिस एग्रीमेंट उसको रिप्लेस कर रहा है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। 2007 में बाली एग्रीमेंट हुआ था, जिसे COP 13 कहा जाता है। इसके अंदर यह हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प देंगे, और 2007 में एक और खास चीज हुई थी कि 2007 में चाइना ने USA को सबसे बड़े एमिटर के तौर पर रिप्लेस कर दिया था। उस समय एक बात की गई थी CBDR, जिसे कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करें, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की होती है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद जो है 2009 में कोपेनहेगन में भी हुआ COP 15 में ये कहा गया कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन हर साल हेल्प देंगी, लेकिन अभी तक ये हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उसके अलावा फिर 2015 में COP 21 में पेरिस में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें किसी भी कंट्री के ऊपर बाइंडिंग टारगेट नहीं लगाए गए, क्योंकि 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ना दोस्तों, इसकी वजह से बाइंडिंग टारगेट लगाए गए थे। लेकिन 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, देयर आर नो बाइंडिंग टारगेट्स। बाइंडिंग टारगेट नहीं है, वॉलंटरी टारगेट्स हैं, वॉलंटरी टारगेट्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जर्नी थी यहाँ पे। खैर, 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इसके अंदर एक बहुत शानदार चीज सामने निकल के आई थी, जिसे कहा जाता है कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट एक ऐसा तरीका है, अगर जिसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को इफेक्टिवली कम किया जा सकता है। अब ये कार्बन मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए, एक तरफ जो है आपकी डेवलप्ड कंट्री आती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूके का एग्जांपल ले लेता हूँ। दूसरी तरफ आपकी डेवलपिंग कंट्री आती है, जैसे मैं यहाँ पे चाइना और इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अब पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, उसके अंदर यूके के ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स थे, लेकिन चाइना के इंडिया के ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। अब यहाँ पे होता क्या है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि यूके को अपना की जो लिमिट है वो है 100 टन ऑफ CO2 वो लोग रिलीज कर सकते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया के ऊपर तो कोई लिमिट है नहीं। अब सपोज करिए कि चाइना और इंडिया ने कुछ अच्छे स्टेप लिए और इन्होंने इंडिया में कुछ 100 टन ऑफ CO2 के कार्बन एमिशन को कम किया। हालांकि इनके पास कोई टारगेट था नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने अच्छे स्टेप लिए और CO2 को कम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूके ने अपने CO2 को एमिशन को 110 टन कर दिया। तो इसका मतलब इन्होंने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, इन्होंने ये अपने टारगेट से एक्स्ट्रा इन्होंने रिलीज किया। तो ये क्या कर सकता है, यूके इंडिया से 10 टन जो इसने यहां पे एक्स्ट्रा किया है वो उसको खरीद सकता है, और इंडिया को क्या मिलेगा बदले में, पैसा मिलेगा। इसे कहा जाता है कार्बन मार्केट। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर वो अपने टारगेट से ज्यादा CO2 रिलीज करती हैं, तो उसको जितना वो रिलीज करती हैं उतना वो डेवलपिंग कंट्री से खरीद सकती हैं। चाइना से खरीद सकती हैं, इंडिया से खरीद सकती हैं, नेपाल से खरीद सकती हैं, साउथ अफ्रीका से खरीद सकती हैं। इसे कहा जाता है कार्बन मार्केट। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा मिलेगा, दूसरी बात इससे डेवलपिंग कंट्रीज मोटिवेट होंगी और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। तीसरी बात, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज इनको पैसा देना पड़ रहा है, तो फ्यूचर में डेवलप्ड कंट्रीज भी अपनी कंट्री में और ज्यादा CO2 को कम करने की कोशिश करेंगी। ये कहते हैं कार्बन मार्केट। तो ये विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी और डेवलप्ड कंट्रीज के भी, और ओवरऑल CO2 के एमिशन को कम करने के लिए, जिसे कहा जाता है कार्बन मार्केट। ठीक है, और इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। अब जैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, इनके पास जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कार्बन क्रेडिट इकट्ठा हो गया, क्योंकि इन्होंने अच्छे स्टेप लिए। इस उम्मीद में इन्होंने इतना सारा कार्बन क्रेडिट को इकट्ठा कर लिया कि शायद फ्यूचर में डेवलप्ड कंट्री इनसे वो खरीद लेंगी। हालांकि शुरू में उन्होंने खरीदा भी है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप्ड कंट्रीज ने कार्बन क्रेडिट को खरीदने से मना कर दिया। और क्योंकि हमारे पास इतना सारा कार्बन क्रेडिट इकट्ठा हो गया, तो अभी भी पड़ा हुआ है हमारे पास, अभी भी इंडिया और चाइना के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कार्बन क्रेडिट है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज उसको खरीदने से मना कर रही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं खरीदती हैं तो उनके ऊपर किसी तरह का पनिशमेंट तो है नहीं। इसी वजह से यहां पे समस्या है। अब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्लासगो तक भी आ गई है। ग्लासगो तक इंडिया और चाइना का कहना है कि भैया हमारे पास जो पहला कार्बन क्रेडिट है, पहले आप उसको क्लियर कीजिए, फिर आप नई मार्केट को यहां पे लेके आइए। क्योंकि इसी तरह की कार्बन मार्केट की बात 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में भी की गई थी। लेकिन डेवलप्ड कंट्री कहती हैं कि देखो, आपके पास जो पुराना क्रेडिट है उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, नए क्रेडिट की शुरुआत कीजिए, क्योंकि पुराने क्रेडिट में काफी झोल है। इंडिया ने कहा भैया बकवास मत करिए, पहले पुराने क्रेडिट को कवर कीजिए,
क्योंकि हम लोगों ने स्टेप लिए थे, हमारे पास इकट्ठा हुआ पड़ा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसके बाद आप नए कार्बन क्रेडिट की बात कीजिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट को खरीदो, वो कह रहे हैं कि हम कार्बन क्रेडिट को नहीं खरीदेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। एक दूसरी समस्या यहां पे है, वो है नेट जीरो वाली। नेट जीरो मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी। ये कंट्रीज बहुत ज्यादा फोर्स कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अपना नेट जीरो टारगेट बताइए, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर टेम्परेचर रखना है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया को नेट जीरो तक पहुंचना पड़ेगा। अभी तक 50 से ज्यादा कंट्री ने अपना नेट जीरो टारगेट बता दिया है। अमेरिका ने भी बता दिया है कि 2050 तक, जर्मनी ने कहा है 2045 तक, चाइना ने कहा है 2060 तक। इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े एमिटर्स में से है विदाउट एनी डाउट, लेकिन अभी तक इंडिया ने अपना नेट जीरो टारगेट नहीं बताया है, क्योंकि इंडिया की मजबूरी है। इंडिया कहता है कि भैया अभी तो मैं डेवलपिंग कंट्री हूं भैया, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। हाँ, अगर आप मुझे खूब सारा पैसा दोगे, खूब सारी क्लीन टेक्नोलॉजी दोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। अब ना तो वो पैसा दे रहे हैं, ना वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इसलिए इंडिया इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। थोड़े समय पहले 24 कंट्रीज, जिसे हम लोग LMDC कहते हैं, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने एक मीटिंग किया था और इन्होंने कहा था कि हम लोग नेट जीरो तक नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट इक्विटी एंड द क्लाइमेट जस्टिस। चाइना भी इसका पार्ट था, उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, बांग्लादेश, फिलीपींस, श्रीलंका और भी कई सारी कंट्री थी। इन्होंने कहा कि देखो भैया, हम लोग नेट जीरो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, अगर आप चाहते हो तो आप हमारी हेल्प कीजिए। हालांकि इंडिया और जो दूसरी कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रही हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। हमारा जो NDC है, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर भी रहा है और हम अपने टारगेट को अचीव करने भी वाले हैं। लेकिन पूरे का पूरा मामला फिर भी यही फंसता है कि आप जल्दी से जल्दी नेट जीरो तक पहुंचिए, ठीक है, 2050 तक। हालांकि इंडिया अभी इस बात को नहीं मान रहा है। तो पूरे का पूरा मुद्दा ये था। तो ये थोड़ी सी जर्नी थी जिसमें हम लोगों ने कुछ मेन मुद्दों को इशू किया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातचीत होने के बावजूद भी अभी तक हम अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाए हैं। हम लोगों ने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। क्लाइमेट टारगेट्स सेट मिस्ड। तो इसकी क्रिटिकली एनालिसिस हम लोग यहां पे करने वाले हैं। क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए, पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में अभी तक हम लोग आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसका यह कहना है कि हम लोग अपने टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे हैं। इवन 20 साल पहले दुनिया में जितना CO2 रिलीज हो रहा था, अभी उससे ज्यादा हो रहा है। तो कंट्री ने उनके टारगेट को मिस कर दिया है। कंट्री ने उनका टारगेट को मिस कर दिया, क्योंकि जनरली जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं या बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, वहां पे इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रादर देन क्लाइमेट। और दुनिया में जो एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट्स हैं, जैसे साइक्लोन्स हैं, फ्लडिंग है ना, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्टेप लेने की जरूरत है। अब क्या कहता है कि हम लोगों ने अपने चांस को मिस क्यों कर दिया। इसके कई सारे कारण हैं। देखिए, वही फिर से वही रिपोर्ट की बात कर रहा है कि 2019 के लेवल से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर इसने बात की, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया 2005 के बाद में। तो पहली बात, इसको इतने सारे साल लग गए इंप्लीमेंट होने में। दूसरी बात, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है, अब मतलब कुछ समय तक पहले था, ये क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं था। अब आप सोच के देखिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर ही क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं बनेगा, तो क्या क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ ही कंट्री ऐसी थी जिसने क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव किया था। यूरोपियन यूनियन ने लगभग उसको अचीव किया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने और जर्मनी ने भी उसको अचीव किया है। रशिया ने भी उसको अचीव किया है, क्योंकि रशिया का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, है ना, उसके बाद वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया। तो रशिया ने भी कुछ हद तक इसको यहाँ पे अचीव किया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम लोग एमिशन के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, पिछले 15, 20, 30 साल में यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ा है।
लेकिन अगर पिछले 150 साल, अगर पिछले 150 ईयर्स में अगर आप कैलकुलेट करो तो दुनिया का 90% ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्री से हुआ है। अरे हम लोगों ने तो अभी 20-30 साल पहले करना शुरू किया है ना, आप तो 150 साल से कर रहे हो। यहां पे ये एक समस्या है। दूसरी समस्या यहां पे ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है, और बाइंडिंग ना होने की वजह से कंट्रीज को जो है मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब चीजें बाइंडिंग होती है ना तो फिर वो ज्यादा एफर्ट्स लेती हैं। दूसरी बात यहां पे फेल क्यों हुआ, उसके फेल होने का कारण है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करवाया है। यहां पे यह सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां पे 2-3 समस्या इसने बताई है कि हम अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाए हैं। पहला कारण बताया है कि टेक्नोलॉजी और मनी जो ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। दूसरी बात, इकोनॉमिकल और फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन द क्लाइमेट चेंज। तीसरी बात, जो नई डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वगैरह, यहां पे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है। अगला इंपैक्ट हो सकता है कि अमेरिका जो है इसका पार्ट नहीं था, तो जिसकी वजह से ये फेल हो गया है ना। चौथी बात यहाँ पे ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में हम लोग उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री थोड़ा सा यहाँ पे है ना स्टबन टाइप की हो गई हैं। तो यहाँ पे कुछ सारी समस्याएं जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने टारगेट को मिस यहाँ पे कर दिया है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि पूरी हिस्ट्री आज हम लोगों ने थोड़ी सी की और टारगेट को मिस क्यों किया वो हम लोगों ने देखा। अगर आप सजेशन की यहाँ पे बात करो तो कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। भैया टेक्नोलॉजी आप हमें दीजिए, पैसा हमें दीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपिंग कंट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तीसरी बात यह है कि डेवलप्ड कंट्री जो जिद करके बैठी हैं उनको थोड़ा सा अपना स्टैंड जो है वो लीनियंट करना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रही हैं, फिर भी ये और ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, ब्राजील वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा जो नई नई स्कीम हम लोगों ने चला रखे हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोगों ने चलाया है ना, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए, पैसे में इन्वेस्ट कीजिए, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर तो सबका कॉमन है ना। अब चाहे वो इंडिया ग्रीन हाउस गैस का जब एमिशन होगा, क्लाइमेट चेंज जब होगा, तो वो इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा, यूएसए के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। इंपैक्ट तो सारी दुनिया को करने वाला है, इसीलिए सारी दुनिया को एक साथ आना चाहिए, सबको एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पे लेने की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके कैटास्ट्रोफिक इवेंट से। तो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है। तो ये था हमारा पूरे का पूरा क्लाइमेट चेंज, ग्लासगो के बारे में, क्योटो के बारे में, पेरिस के बारे में, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, कार्बन मार्केट के बारे में। तो कई सारी चीजें आज हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफली कवर की हैं, ठीक है। तो आज के एक्सप्लेन सेक्शन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये ठीक ठाक लगी है तो इसे वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।